गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जहां तक कवर किया था उसके जस्ट आगे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। हम लोग कंजप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं और पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पर दिया आपको। तो हमें लगता है कि जो हमने अभी तक 3 लेक्चर दिए उन लेक्चरों में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आज उससे लगा हुआ जो चैप्टर है वही कंजप्शन वाला ही चैप्टर है। उसमें हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम कंजप्शन के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और यहीं से अगला जो चैप्टर रिलेट करेगा उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो चैप्टर यहीं से रिलेट करेगा। तो हम लोग पहले यानी कि जो उपयोगिता पढ़ा, उपभोग पढ़ा, उसके प्रभाव के बारे में और इसके जो है यानी वस्तुओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इस लेक्चर में कंप्लीट पूरा स्टडी किया जाएगा। इसमें आपको हम पहले ये इंडिकेट कर दें, हमने यहाँ पर ये वस्तुएं लिख दी हैं और इन वस्तुओं से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन सिविल में आते हैं और एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। पूरक वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिफिन गुड्स और मेरिट गुड्स, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में कई बार आ चुके हैं। इनको रिलेट कराते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ से उपभोग के प्रभाव से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि जो वीडियो हम अपलोड करते रहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो बेल आइकन वाला यानी कि बटन होगा उसको आप दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। मैं आप तक अपने प्रत्येक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारे पास नॉलेज है ये सभी व्यक्तियों तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तत्काल 5 मिनट में आपको क्या कराएंगे, रिव्यू कराएंगे जो हमने चीज़ों को पढ़ा है इंट्रोडक्शन में। तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आप जानते हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है। कल्याण से संबंधित डेफिनेशन किसकी है? मार्शल की है। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को क्या बताया है? दुर्लभता, सीमितता, चयन का विज्ञान बताया है। जेके मेहता ने क्या बताया अर्थशास्त्र को? जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता का विज्ञान बताया है। मार्शल की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र क्या है? ये विज्ञान और कला दोनों है लेकिन सोशल साइंस है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है? मानव के कल्याण में वृद्धि करना। फिर आगे हम रिवाइज करते हैं। हमने महात्मा गांधी के बारे में बताया। महात्मा गांधी ने अर्थशास्त्र को अपने जीवन का अंग माना था। महात्मा गांधी का जो अर्थशास्त्र है वो ट्रस्टीशिप का अर्थशास्त्र है, यानी कि न्यास दर्शन पर है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ट्रस्टीशिप का मीनिंग्स होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति केवल धन का उतना ही संचय करे जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आवश्यकता से अधिक धन उसे संचित नहीं करना चाहिए। अगर हो जाता है तो वो दूसरे को ट्रस्ट में या सरकार को क्या कर दे, दान कर दे, जिससे अन्य निर्धन, गरीब या असहाय लोगों की सहायता हो सके। तो ये महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप यानी कि है। अर्थशास्त्र को न्यास दर्शन मानते हैं। हमने आपको बताया सर्वोदय की बात करते हैं। उनके कई सारे आर्टिकल, कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें आप हिंद स्वराज, टॉवर्ड्स ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि इसके बाद यानी कि आपने और देखा यंग इंडिया, कई सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी। फिर बाद में वो पॉपुलेशन के बारे में भी बताते हैं कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं होती है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं। रोजगार की बात करते हैं। मशीनीकरण के समर्थक होते हैं लेकिन वो आधुनिक मशीनीकरण के समर्थक नहीं है। फिर हमने आपको कंजप्शन बताया, उपभोग। कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु का यूज करता है तो उस वस्तु से उसको जो संतुष्टि मिलती है उससे उस वस्तु का उपभोग कहा जाता है और उस वस्तु में जो निहित पावर, क्वालिटी, कैपेसिटी है वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता ह्रासमान नियम के बारे में सबसे पहले हरमन गोसेन ने बताया। गोसेन का जो नियम है उस नियम को उपयोगिता का प्रथम नियम कहा जाता है। फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के बारे में बताया। एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे हम लोग
मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी जब कोई व्यक्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक जितनी वस्तुओं का कंजप्शन करता है उनसे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उन सभी के योग को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फिर हमने कंपैरिजन बता दिया कि जिस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जिस समय रिड्यूस होती है उस समय टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग अधिक होता है, किसके अपेक्षाकृत मार्जिनल यूटिलिटी के रेट ऑफ डिक्रीजिंग के। फिर हमने बताया मार्जिनल यूटिलिटी में बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी में नॉट बी पॉसिबल 0 एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग आज उसके आगे जस्ट कंटिन्यू करेंगे। कहाँ पर चलेंगे? उपभोग में। और हमने ये बताया था कि जो आपकी इनकम है, इनकम की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकम जो है किस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जो कंजप्शन है वो कंजप्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? तो कंजप्शन डिपेंड ऑन इनकम। इनकम में जब वृद्धि होती है तो कंजप्शन में वृद्धि होती है, इनकम में कमी होती है तो कंजप्शन में कमी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी के नज़रिए से देखिएगा, वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं सिविल में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने ये बता दिया था कि आय और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आय बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, आय घटती है कंजप्शन घटता है। लेकिन जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उसके अपेक्षा जो उपभोग होता है उस उपभोग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन की जो दर है वो क्या होती है? कम होती है। अब केन्स की बात करेंगे तो जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्हें मॉडर्न जो है इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, 1930 में जो रिसेशन आया वर्ल्ड में जिसे तीसा की मंदी कहा जाता है, उस मंदी से निकालने का काम जेएम केन्स का है। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जनरल थ्योरी प्राइस इंटरेस्ट एंड मनी, और वो 1936 में पब्लिश हुई थी। वो यानी जेएम केन्स ने कई सिद्धांत दिए हैं। तरलता यानी कि उसका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया है, तरलता नदमन सिद्धांत जिसमें वो तरलता जाल की बात करते हैं, रोजगार के सिद्धांत की बात करते हैं, कई उनके थ्योरम है, सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर जेएम केन्स जो है यानी कि क्या हैं? ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने यानी क्या कहा? उपभोग को निरपेक्ष आय परिकल्पना के रूप में बताया। उन्होंने कहा जो उपभोग है वो निरपेक्ष आय पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट इनकम पर। और वो अमेरिका के निग्रो व्यक्तियों का आय का स्टडी करते हैं और वहाँ पर वो बताते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जिस तरीके से यानी कि अमेरिका के निग्रो लोगों की आय का स्टेटस बढ़ता है वो कंजप्शन तो बढ़ाते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा कम रेशियो में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष यानी कि जो आय का सिद्धांत है यानी कि निरपेक्ष आय जो परिकल्पना है वो किसका है? यानी एब्सोल्यूट इनकम जो हाई यानी कि अप्रोच है वो जेएम केन्स का है। फिर आगे चलेंगे आप तो यहाँ पर यानी कि सापेक्ष आय परिकल्पना की बात करेंगे, जहाँ पर यानी कि प्रोफेसर ड्यूसन वरिस यानी कि उसकी सापेक्ष आय परिकल्पना की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर ड्यूसन वरी यानी कि ये सापेक्ष आय परिकल्पना की बात कर रहे हैं। इनका मतलब ये है कि व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो केवल आय पर निर्भर नहीं होता है, यानी बल्कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का जो कंजप्शन होता है उसको देखता है और उस कंजप्शन को देखकर भी अपने कंजप्शन में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो एब्सोल्यूट इनकम है अगर उसमें वृद्धि होती है तो इसके इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी पास पड़ोस वाले जो व्यक्ति हैं यानी कि ये इन व्यक्तियों की भी आय उतनी ही है। मान लो ये 10,000 रुपये कमाता है ए पर्सन, बी भी 10,000 रुपये कमाता है, सी भी 10,000 रुपये कमाता है। ये इसकी क्या है? एब्सोल्यूट इनकम है, शुद्ध आय है। लेकिन अगर ए व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाए, इसकी आय बढ़ करके 20,000 रुपये हो जाए, तो हमने बताया कि कंजप्शन जो है डिपेंड करेगा किस पर? इनकम पर। तो इसकी आय में वृद्धि हुई है तो ये अपने उपभोग में वृद्धि करेगा, लेकिन ये अपने उपभोग में जैसे ही वृद्धि करता है वैसे ही पास पड़ोस वाले
इसको देख करके इनकी आय में वृद्धि न होने के बावजूद भी अपने कंजप्शन में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। इसी को कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो प्रदर्शन प्रभाव है ये यहाँ पर काम करने लगता है। तो ये जो हम प्रभाव की बात कर रहे हैं कंजप्शन में, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, ये प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने दिया था। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उसके आसपास रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि ना होने के बावजूद भी वो अपने उपभोग में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। इसी को कहा जाता है प्रदर्शन प्रभाव। तो ये काफ़ी तीव्र गति से काम करता है और व्यक्ति इससे बहुत प्रभावित होता है। ये केवल एक देश में ही काम नहीं करता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कार्य कर रहा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने आय के अकॉर्डिंग कंजप्शन करना चाहिए। अगर वो दूसरे के प्रभाव में आकर के अपनी आय से अधिक कंज्यूम कर देता है तो उसकी बचत, निवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये प्रदर्शन प्रभाव है जो उपभोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ये किसने बताया? ये बताया है प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने। तो ड्यूजनबरी ये बता रहे हैं कि उपभोग निरपेक्ष आय पर तो निर्भर करता है, लेकिन सापेक्ष आय पर भी निर्भर करेगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, उदाहरण की अब हम बात करते हैं। जैसे मान लो आपके घर में यानी कि आप 10,000 कंज्यूम कर रहे थे, तो आप यानी कि आपका उपभोग का स्तर जो पहले था, अब आपकी इनकम जो है 20,000 हो गई है, तो 10,000 आपका इनकम बढ़ गया है। तो अब बढ़ी हुई आय से मान लो आप अपने घर में एक एलईडी जो है लगवा देते हैं, ठीक है। अब ये एलईडी लग गई है, इस पे क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपने चैनल का सेटिंग लगवा दिया। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने तो कंजप्शन बढ़ाया, लेकिन आसपास पड़ोस के लोगों की इनकम नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब आपने जो एलईडी लगवाया, आपके यानी कि फैमिली से कोई व्यक्ति इनको भी चला गया, एक बार ये दिखवा दिया कि आइए बहन जी देखिए कितना अच्छा टीवी लगा हुआ है हमारे घर में, और जो है क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के चैनल आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम हैं, आप इसको लगवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर डेमो हुआ और जैसे ही वापस ये पास पड़ोस वाले अपने अपने घर गए, तो अब इनकी इनकम भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन अब इनको भी इस वस्तु का कंजप्शन करना होगा। तो अब ये कंजप्शन करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये प्रदर्शन प्रभाव यहाँ पर काम करेगा। तो ये बहुत जगह आम बात है। ज़्यादातर आप देखेंगे शादी विवाह में, ज़्यादातर किसी एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया खर्चा किया तो पड़ोसी ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, और वो 8 लाख रुपए खर्चा कर देता है, लेकिन भले ही उसकी वास्तविक इनकम ना हो उतनी। तो वो क्या करेगा, रिलेट कराएगा अपनी इनकम को, दूसरे से उधार लेगा, मित्र से लेगा और ETC रास्तों से लेगा। तो ये ड्यूजनबरी बता रहे हैं कि केवल ये कंजप्शन जो है निरपेक्ष आय परिकल्पना नहीं है, बल्कि ये सापेक्ष आय परिकल्पना है। यानी कि व्यक्ति का उपभोग एब्सोल्यूट इनकम के साथ साथ रिलेटिव इनकम पर भी निर्भर करता है। तो ये 2 प्रभाव आपको पहले ये प्रभाव याद रखना है। ये TGT, PGT और जो है PCS में पूछा जाता है। तो प्रदर्शन प्रभाव का प्रतिपादक ड्यूजनबरी है, निरपेक्ष आय परिकल्पना जेम्किंस की है, रैचिट प्रभाव भी यानी कि ड्यूजनबरी ने दिया था। ये प्रभाव क्या बताता है, तो ये भी प्रभाव बहुत इंटरेस्टिंग प्रभाव है, मार्केट में और व्यक्ति के जीवन में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है। जैसे देखिए ये क्या प्रभाव बताता है, ये प्रभाव बताता है, रैचिट प्रभाव ये बता रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय का स्तर बढ़ता है, यानी व्यक्ति की इनकम का स्तर बढ़ता है, तो व्यक्ति अपने कंजप्शन के स्तर को बढ़ाता है, और जैसे जैसे उसकी आय का स्तर बढ़ रहा है, वो जो है अपने लगातार कंजप्शन के नए नए स्तर को पहुंच रहा है और अपना उपभोग का संतुलन बना रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति की आय में कटौती हो जाए और वो पुनः उतनी ही इनकम प्राप्त करने लगे, तो व्यक्ति अपने उपभोग के जो अंतिम स्तर पर, यानी इस
Y3 इनकम थी तो कंजप्शन का लेवल C3 था। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब वो वापस C1 कंजप्शन पर नहीं जाना चाहता है, इस स्तर पर नहीं पहुँचना चाहता है, बल्कि बीच में वो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा, यानी कि वो अपना संतुलन बनाएगा। और यही जो है क्या करता है, यानी कि ये प्रभाव भी व्यक्ति की आय को कम कर देता है, जिससे लोगों की बचत करने की और निवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे मान लो एक उदाहरण आपको दें, फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लो आप यानी कि 10,000 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आप जो है बाइसिकल से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, ये आप कंजप्शन कर रहे हैं, आपकी इनकम 20,000 हो गई है तो आप जो है मोटरसाइकिल से चलने लगे। अगर आपकी इनकम 30,000 हो गई है तो आप 4 व्हीलर से चलने लगे, यानी कार से चलने लगे। लेकिन अगर आपकी इनकम में पुनः कटौती हो जाए, 30,000 से इनकम पुनः 10,000 हो जाए, तो जब आप उपभोग के इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो अब आप अपने प्रारंभिक उपभोग के स्तर पर नहीं आना चाहेंगे, बल्कि आप बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बनाएंगे। यही है रैचिट इफेक्ट, और ये भी व्यक्ति के उपभोग को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये भी बहुत जबरदस्त कार्य करता है ना। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इन दो प्रभावों को समझेंगे और दो ये परिकल्पनाएं हैं, इनको समझेंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की वस्तुओं की जिनका हम लोग कंजप्शन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि वस्तुएं किस किस टाइप्स की होती हैं जिनका हम लोग कंजप्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र वस्तु, इंडिपेंडेंट गुड्स। स्वतंत्र वस्तु क्या होती है? तो स्वतंत्र वस्तु का मतलब है जब एक वस्तु की जो प्राइस है यानी कीमत है, मान लो ये एक्स वस्तु है, इस वस्तु की कीमत वाई जो वस्तु है इस वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। जैसे मान लो एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, लेकिन वाई वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये घड़ी है, ये एक्स वस्तु हो गई, और मान लेते हैं ये कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ये वाई वस्तु हो गई। तो अगर घड़ी की प्राइस यानी कि कीमत में वृद्धि होती है या कमी होती है तो इसका कुर्सी की मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों वस्तुएं आपस में कैसी हैं, इंडिपेंडेंट गुड्स हैं, स्वतंत्र वस्तु। प्रभाव किस पर होगा, इसी वस्तु पर। घड़ी की प्राइस बढ़ी है तो डिमांड घड़ी की घटेगी, अगर घड़ी की प्राइस रिड्यूस हुई है तो डिमांड घड़ी की बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र वस्तु हैं। अब आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात किया गया। पूरक वस्तु क्या होती है? तो पूरक वस्तु के बारे में बताया गया कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़े, यानी कि जो एक यक्स वस्तु है, जब इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो यहाँ पर भी वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी वस्तुएं हैं जो एक वस्तु के बगैर दूसरी वस्तु अधूरी होती है, या जब दोनों वस्तुएं मिलकर के किसी एक कार्य को पूरा करती हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, पूरक वस्तु। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्याही हो गई, एक अलग वस्तु है, और ये कलम हो गई, एक अलग वस्तु है। या हम ये कहें ये पेट्रोल हो गया, अलग वस्तु है, और ये हम कहें कार, ये अलग वस्तु है। बोथ आर डिफरेंट गुड्स। अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो कार की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो कार की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि ये क्या है, अब कार अगर पेट्रोल नहीं है तो भी अधूरी है, और पेट्रोल है और कार नहीं है तो भी बेकार है। तो दोनों जब मिलेंगी तभी कोई कार्य संपादित होगा, यानी एक के बगैर दूसरी क्या हो, अधूरी। जैसे ये घड़ी है और इसमें सेल ना हो तो ये जो है क्या है, कार्य नहीं करेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो आपस में मिल करके कोई कार्य करती हैं और एक के बिना दूसरी अधूरी होती है, इससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आप
अपने टेस्ट और प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे। नहीं तो अगर किसी भी व्यक्ति को टेस्ट और प्रेफरेंस की बात किया जाए तो प्राइस चाहे घटे और चाहे बढ़े, वस्तु अगर उसको पसंद है तो वो डिमांड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है, जनरली बात चल रही है, आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात ये है कि आप ये भी नहीं सोचेंगे कि कार है तो इसका मतलब हो सकता है कोई यूज नहीं है, यहाँ पर यूज हो सकता है, लेकिन एक किसी कार्य को संपादित करने में, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नहीं तो सोचे पेट्रोल है कोई कार्य नहीं हो सकता है, किसी के ऊपर छिड़क दो और छुआ दो, है ना, तो उसका कार्य हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर दूसरा यहाँ पर ये स्याही और कलम की हम बात कर रहे हैं, तो स्याही यानी कि ये अलग वस्तु है, कलम अलग वस्तु है, इसके प्राइस में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा तो कलम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी मांग पर। अब यहाँ क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आएगा कि इसकी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे वस्तु की मांग पर की यानी क्या प्रभाव पड़ता है और कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है। तो आप देखिए, अगर वस्तु की प्राइस बढ़ती है और डिमांड अगर कम होती है तो इसका मतलब है यहाँ पर संबंध जनरली नेगेटिव होगा, यानी कि विपरीत होगा। वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग की मात्रा घटती है, ये विपरीत संबंध है। तो ये सामान्यता संबंध है। ये यानी कि प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मांग का नियम कहता है अगर वस्तु की कीमत बढ़े तो मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत अगर घटे तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको यही दिखाना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में कीमत और मांग में संबंध होता है, तो आप लगाएंगे कौन सा, नेगेटिव। फिर आगे चलिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है एक के जगह पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जा सके। तो हम एक के जगह पर जब दूसरे वस्तु का प्रयोग करेंगे तो उसे स्थानापन्न वस्तु कहेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। और इसका मतलब ये है कि आप समझेंगे जैसे एक वस्तु के कीमत में वृद्धि हो तो दूसरे की भी मांग में वृद्धि हो जाए, एक वस्तु के कीमत में कमी हो तो दूसरे की भी मांग में कमी हो जाए, यानी प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये चाय है, ये भी पेय पदार्थ है, और ये कॉफ़ी है, ये भी पेय पदार्थ है, ठीक, दोनों अलग अलग गुड्स हैं। अब चाय की प्राइस मान लेते हैं मार्केट में इस समय इलाहाबाद में 5 रुपये चल रहा है एक कप, और कॉफ़ी का नॉर्मली प्राइस चल रहा है 10 रुपये। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस इसका कम है, डिमांड इसकी चाय की ज़्यादा होगी, इसका प्राइस ज़्यादा है, इसकी डिमांड कम होगी। लेकिन अगर मान लो चाय का प्राइस जो है बढ़ जाए, 7 रुपये हो जाए, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। चाय के जगह पर कॉफ़ी का यूज किया जा सकता है, कॉफ़ी के जगह चाय का यूज किया जा सकता है, बोथ आर यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसका प्राइस अगर बढ़ गया है तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ा है चाय का, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी कॉफ़ी की। तो ये जो कॉफ़ी है इसकी डिमांड में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जब 7 रुपये में चाय यानी पी रहा है तो 7 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये और लगाएगा, वो अच्छी वस्तु का कंजप्शन करेगा। तो इसलिए प्राइस बढ़ता है इसका तो डिमांड बढ़ता है इसका, और प्राइस घटेगा इसका तो डिमांड भी घट जाएगा किसका, दूसरी वस्तु का। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये आपको बताना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में कीमत और मांग में संबंध कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके। फिर यहाँ देखते हैं घटिया वस्तु या गिफिन गुड्स की बात करते हैं। तो इसको जो है घटिया वस्तु या गिफिन गुड्स को जो जिस व्यक्ति ने दिया वो सर रॉबर्ट्स गिफिन है। ये बताते हैं कि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो जनरली नियम ये कहता है कि व्यक्ति की इनकम में वृद्धि होती है, डिमांड बढ़ाएगा, और इनकम में कमी होगी तो वो क्या करेगा, कंजप्शन कम करेगा, डिमांड कम कर देगा। लेकिन ये यानी वस्तु ये बता रही है कि यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो जब इनकम बढ़ती है तो जो पहले वस्तु व्यक्ति को नॉर्मल गुड्स लगा करती है, अब वो कुछ समय बाद वही वस्तु उस व्यक्ति को क्या लगने लगती है, घटिया वस्तु लगने लगती है। कब, जब उसकी आय बढ़ती है। तो इनकम का इफेक्ट यहाँ पर होता है। जैसे मान लो हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं
जैसे ऐसे समझिए, आप लोगों ने कई बार यानी कि ट्रैवल किया होगा और उस ट्रैवल में आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा। इस एग्जाम्पल को जैसे मान लो आपने यानी कि ट्रेन की बात करते हैं यानी कि, या हम बस की बात करते हैं, तो ट्रेन में आपने देखा होगा जो मूंगफली बेचने वाला है वो जो है ठंडी के समय में आता है और बताता है कि ये जो है मूंगफली क्या है, ठंडी का यानी कि क्या है, बादाम है या मेवा है, ETC जो भी है, और वो 10 रुपए में बेच दे, एक पैकेट बेच के चलता है। तो आप इसकी, जब आपकी इनकम कम होती है तो आप इसी मूंगफली को क्या समझते हैं, बादाम समझ करके इसको यूज करते हैं, ये आपकी इनकम कम है। लेकिन यदि आपकी इनकम जब बढ़ने लगती है, Y2, Y3, Y4 होने लगती है, तो यहाँ पर इनकम बढ़ने लगती है और इस वस्तु की जो अभी तक आप इसको बादाम समझ रहे थे, अब आपको यही वस्तु यानी कि बादाम ना लग करके अब आपको यही वस्तु मूंगफली लगने लगती है और आपको ये लगने लगता है बादाम कोई दूसरी वस्तु होती है और ये जो है क्या है, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसलिए अब ये वस्तु आपकी नज़र में क्या हो जाती है, घटिया या निकृष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर वस्तु के प्राइस में भी कमी होती है तो इसकी मांग में कमी हो जाती है, अगर इसकी प्राइस में वृद्धि होती है तब फिर इसके मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे टमाटर है, मान लेते हैं मार्केट में जब ये ताज़ा ताज़ा आता है तो व्यक्ति 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो में भी खरीदता है। तो यहाँ डिमांड है, प्राइस यहाँ अधिक है तो डिमांड भी क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन यही टमाटर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रखा रहता है और इसकी क्वालिटी क्या होने लगती है, गिरने लगती है, और क्वालिटी गिरने की वजह से इसका प्राइस भी घट जाता है। 10 रुपये और 5 रुपए में भी ये प्राइस हो जाता है, प्राइस यहाँ तक कि 0 हो जाता है, तब भी व्यक्ति इस वस्तु की डिमांड क्या है, नहीं करता है। और इस वस्तु की डिमांड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या हो गई है, गिर गई है। तो क्वालिटी में कमी के कारण अगर लोग जो है उस वस्तु की मांग को कम कर देते हैं तो इसी को कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स, इसे हम घटिया या निकृष्ट वस्तु भी कहते हैं। तो इसके संदर्भ में आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा और लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। फिर आगे आप देखिए एक और वस्तु की बात किया गया, उत्कृष्ट वस्तु, मेरिट गुड्स क्या है, यानी मेरिट गुड्स की बात जो है हमारे प्रणब मुखर्जी ने किया। बजट 2007 और 8 की जब बात वो कर रहे हैं तो कह रहे हैं वह वस्तु यानी कि जिसका बजट में अलग से प्रावधान किया जाए और वो जो है लोगों के लिए क्या हो, यानी नेसेसरी हो, आवश्यक हो, तो इसलिए उस वस्तु को मेरिट गुड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिसका बजट में अलग से व्यय करने के लिए प्रावधान किया जाता है। और इसमें वो बताते हैं कि शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो यानी समाज के लिए आधारभूत स्तंभ, यानी 2 पिलर ऑफ सोसाइटी, इसको वो कहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पीसीएस में पूछा गया है कि किसे उत्कृष्ट वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये क्या है, 2 पिलर ऑफ सोसाइटी, समाज के 2 आधारभूत स्तंभ हैं, जिसे प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश करते हुए बताया था। फिर आगे देखिए आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, वो आवश्यक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं नेसेसरी गुड्स जिनकी अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है या बहुत ज़्यादा कमी होती है तो इसका मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए आवश्यक होती हैं और मार्केट में सदैव अवेलेबल होती हैं। जैसे आपका गेहूं है, दाल है, चावल है, ETC ऐसी वस्तुएं हैं जो नेसेसरी गुड्स हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं। तो अगर इनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा वृद्धि या कमी होती है तो मांग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं यानी कि 1700 रुपये 1 कुंतल चल रहा है इस समय, 1735 रुपये इस समय MSP है। यानी हम मान लेते हैं एक किलो गेहूं का प्राइस यहाँ पर 17 रुपये है और एक परिवार में मान लो 5 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, जो भी है जिसका परिवार जैसा है, मान लो 1 महीने में वो जो है
1 कुंतल गेहूं क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। अब अगर उसको 12 महीने में गेहूं की मात्रा चाहिए तो 12 माह में वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 12। अब मान लो अगर गेहूं का प्राइस घट करके 15 रुपए हो जाए या 16 रुपए हो जाए तो वो गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ाता है। ज्यादा से ज्यादा वो 12 कुंटल खरीद रहा था, 1 आध कुंटल और खरीद लेगा, 13-14। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 17 या 15 हुई तो वो पूरा का पूरा जाकर के ट्राली ही खरीद लाए। तो ये क्या है, ऐसी वस्तुएं हैं जो मार्केट में हमेशा अवेलेबल होती हैं। तो ये जो है क्या है, आवश्यक वस्तुएं हैं। अति आवश्यक वस्तु क्या है, इसको समझिए। अति आवश्यक वस्तु का मतलब है वो वस्तु जो हमारे लिए वेरी नेसेसरी गुड्स है, और वेरी नेसेसरी गुड्स का मतलब ये है कि जिसके बगैर जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी आपको बता दें, अति आवश्यक मेडिसिन भी है आपकी, और भी अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आपको केवल कुछ समझना होगा। अति आवश्यक का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे, ये जो अति आवश्यक वस्तु है ये वह वस्तु है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता, सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में। तो जब ऐसी वस्तु जिसका कोई स्थानापन्न नहीं है तो अब उसकी प्राइस में चाहे कमी हो और चाहे वृद्धि हो, यानी कि इसके मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मांग जितनी रहेगी उतना ही रहेगा। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था नमक, फॉर एग्जाम्पल नमक। तो अगर ये क्या है, अति आवश्यक वस्तु है, वेरी नेसेसरी गुड्स है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर होता तो इसकी भी प्राइस में परिवर्तन होने पर मांग पर इसका प्रभाव पड़ता। फिर अति विलासिता की हम बात कर रहे हैं, वेरी लग्जरी गुड्स। तो लग्जरी गुड्स का मतलब वो वस्तु है जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बढ़ता है, आप जो है वस्तुओं की जो ब्रांडेड चीजें हैं उनका आप यूज करने लगते हैं। तो आपके लिए वो वस्तुएं क्या होती हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, यानी जो वस्तुएं आम व्यक्तियों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वो आपके लिए विलासिता की वस्तुएं कहलाती हैं। और इनके प्राइस में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो इनकी मांग में क्या हो जाती है, उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण आप समझिए, जैसे मान लो एक आपने देखा होगा कीपैड सेलफोन था, वो मान लो 1100 रुपए का आता है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। और दूसरा अभी आप देख रहे हैं एंड्रॉयड फोन, कई वर्जन आ गए हैं, ये मान लो 5000 रुपए का आता है, ठीक है, छोटा सा उदाहरण। लेकिन अगर इसकी प्राइस में कमी हो जाए, ये 1000 रुपए का हो जाए और ये घट के 4000 रुपए का हो जाए, तो इस सेलफोन के डिमांड में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितना कि इस वाले सेलफोन के डिमांड में वृद्धि होगी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया, और ये आपके लिए क्या हो गया, नॉर्मली गुड्स हो गया। तो ऐसी स्थिति में अति विलासिता की वस्तुओं में जब कीमत में थोड़ी सी कमी होती है तो मांग की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। और यहाँ तक कि इतना भी हो जाती है कि कीमत थोड़ी सी भी क्या हो जाए, यानी कि कम हो जाए तो मांग बहुत ज्यादा हो जा रही है। और कीमत हालांकि अगर क्या हो जाती है, शून्य भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनकी मांग भी क्या हो जाती है, शून्य, कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो इनकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, डिमांड। लेकिन अगर इनकी कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है तो मांग में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कमी मतलब शून्य भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर भी लोगों के पास वो वस्तुएं होती हैं जिनसे उनका जीवन चल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर फैन की, पंखा की, तो पंखा एक आपके लिए नॉर्मल गुड्स है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें एसी की, तो एसी क्या है, आपके लिए वेरी लग्जरी गुड्स है। अगर इसके प्राइस में थोड़ी सी कमी होती है तो इसकी उतनी डिमांड नहीं बढ़ती है जितना कि इस वस्तु के प्राइस में कमी होने पर बढ़ती है। और अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है तो लोग क्या कर देते हैं, मांग शून्य कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, टेस्ट एवं प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं होता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस जो है अधिक हो जाए तो उसकी मांग पूरे तरीके से जीरो हो जाए, और अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाए तो व्यक्ति टोटल वस्तुओं को इनफाइनाइट मांग ले। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा, टाटा वालों को जब वो नैनो लेके आए तो यानी ये कहा जा रहा था 1 लाख रुपए में भी आपको 4 व्हीलर मिलेगी,
और वो ले करके भी आए, नो डाउट उन्होंने जो है प्राइस भी कम रखा, लेकिन फिर भी आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा क्या सभी लोगों ने नैनो खरीदी? नहीं। जिन लोगों ने यानी कि प्राइस थोड़ी सी कम थी तो मांग तो बढ़ी, लेकिन पूरे तरीके से डिमांड इनफाइनाइट हो गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि हर व्यक्ति ने अपने घर में खड़ी कर लिया हो। यहाँ पर टेस्ट एवं प्रेफरेंस भी काम करता है। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स की वस्तुएं जिनका आपने अभी स्टडी किया और उपभोग के प्रभाव के बारे में आपने अध्ययन किया। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट इसी से रिलेट अगले चैप्टर की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो थैंक यू दोस्त, आप जो है नेक्स्ट अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले लेक्चर पर, जिसे मांग का नियम और मांग की लोच के नाम से जानेंगे।